हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वीडियो में बात करने वाले हैं एलपी सीबीटी 1 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है जोन वाइज। जी हाँ दोस्तों, 95,000 पर छात्रों का डाटा यहाँ पे प्राप्त हुआ है। उसके आधार पर थोड़ा सा आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे कि किस जोन की कट ऑफ आपको ज्यादा रहने वाली है और किस जोन की आपकी कम रहने वाली है। साथ दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन के अंदर किस शिफ्ट वालों का जो है ज्यादा नंबर बढ़ने की उम्मीद है। और साथ ही एलपी सीबी 2 के लिए बेस्ट 3 बुक्स आप लोगों को बताने वाला हूं। ग्रुप डी से एलपी ज्वाइन करे या नहीं करे, बहुत सारे दोस्तों का सवाल होता है। जीडीसी से डिपार्टमेंट कोटे की भर्ती आती है, एलडीसी कोटे से आती है और कई सारे ग्रुप डी वाले भाइयों का यहाँ पे सिलेक्शन होता है एलपी के लिए। तो वो दुविधा में है कि एलपी ज्वाइन करे या नहीं करे। तो ये जो है, आप में से कई सारे साथी सोच रहे होंगे कि सर ग्रुप डी से एलपी ज्वाइन कर लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे जो डायरेक्ट भर्ती आई है एलपी में, उसमें लगने के लिए कितनी मारामारी है, कितने लोग दिन रात एक कर रहे हैं। लेकिन फिर ग्रुप डी वाले भाई लोग दुविधा में क्यों है, इन सबके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। और एलपी की लेटेस्ट सैलरी स्लिप भी आपको दिखाएंगे। और एलपी को एक्स्ट्रा अलाउंसेस कौन कौन से मिलते हैं जो अन्य रेलवे कर्मचारियों को यहाँ पर नहीं मिलते हैं। और एलपी के अंदर पैसा बहुत है, लेकिन क्या कमियां है इस जॉब के अंदर, जो कि यहाँ पे कई सारे छात्र जो है 1-2 साल के अंदर इस जॉब को छोड़ देते हैं। सबके रिगार्डिंग वीडियो में बात करने वाले। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब देखिए दोस्तों, बेस्ट 3 बुक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि एलपी सीबी टू के अंदर आपका यहाँ पे 2 एग्जाम हो गए, पार्ट ए में और पार्ट बी में। तो आपकी जो मेरिट बनेगी वो पार्ट ए के आधार पर बनेगी और पार्ट बी जो है आपकी ट्रेड का पेपर रहेगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। मैथ और रीजनिंग और आपकी बेसिक साइंस इंजीनियरिंग, ये 3 सब्जेक्ट आपके पार्ट ए के अंदर रहने वाले हैं, जिससे आपकी मेरिट बनेगी। तो इसके लिए देखिए, मैथ और रीजनिंग आप जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ते आइएगा, वही सीबी 2 के अंदर आपका अच्छे से काम कर जाएगा। प्रैक्टिस वगैरह आप थोड़ा सा और कर लीजिएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग। तो इसके लिए आप स्क्रीन पर जो बुक दिख रही है इसको फॉलो कर सकते हैं। एकदम लेटेस्ट वर्जन है, सारा का सारा इसमें सिलेबस कवर किया गया है। पीओक्यू प्रैक्टिस सेट सब कुछ इसमें आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि मैं बार बार करता हूं, पीओक्यू प्रैक्टिस सेट पे बहुत ज्यादा फोकस कीजिए। तो ये बुक आप इसके लिए प्रैक्टिस वर्क बुक के लिए काम में ले सकते हैं, पार्ट ए के लिए, जिससे आपकी मेरिट बनेगी। इसके अंदर आपको डिटेल जो है एक्सप्लेनेशन दिया होगा क्वेश्चन का। 15+2 यानी 15 इसमें प्रैक्टिस सेट है और 2 आपको पीओक्यू मिलेगा। इसके अलावा जो भी भाई लोग जिनकी ट्रेड आप लोगों की अलग अलग रह सकती है, तो ट्रेड भी पढ़ना बहुत ही जरूरी है। बुक को ऑनलाइन ऑफलाइन किसी माध्यम से बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप 95,000 प्लस छात्रों का डाटा देख पा रहे होंगे, जो कि रैंकर गुरुजी के द्वारा तैयार किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको एक लिंक प्रोवाइड करवाया गया था, उस पर आपको डिटेल भरनी थी और डिटेल भरती है आपको यहाँ पे आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप किस जोन से हो, सारी कुछ चीजें फिलअप करने के बाद में कैटेगरी वगैरह आपको इस टाइप से सारा कुछ डाटा निकाल के यहाँ पे दिया जा रहा था। तो देखिए, यहाँ पे जो शिफ्ट वाइज है एवरेज मार्क्स यहाँ पे बताए गए हैं कि किस शिफ्ट के जो है एवरेज मार्क्स छात्रों के कितने आ रहे हैं। तो ये जो डाटा प्रोवाइड कराए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 25/11/2024 को फर्स्ट शिफ्ट जो थी उसके 29.82 जो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, और 28/11/2024 की जो शिफ्ट थी थर्ड, उसमें 33.36 एवरेज मार्क्स आ रहे हैं। इसका मतलब अगर इस डाटा को अगर इस डाटा के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 28/11/2024 का जो थर्ड शिफ्ट का पेपर था वो सबसे इजी था, क्योंकि एवरेज मार्क्स यहाँ पे छात्रों के ज्यादा बन रहे हैं। और 25/11/2024 का जो पहली शिफ्ट का जो पेपर था वो सबसे हार्ड था, ताकि जो है एवरेज मार्क्स यहाँ पे कम बन रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर नॉर्मलाइजेशन देखें तो इस शिफ्ट वालों का नॉर्मलाइजेशन के अंदर अच्छे खासे मार्क्स यहाँ पे बढ़ने की उम्मीद है, और इन लोगों का यहाँ पे जो है एवरेज मार्क्स कम बढ़ने की उम्मीद है। बाकी आपने देखा होगा कि 30 के आसपास इन सभी लोगों के यहाँ पे मार्क्स है। तो आप सभी लोग जो भाई लोग यूआर ओबीसी से हैं, 38, 40, 42 के करीब अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आप सीबी 2 की तैयारी कर सकते हैं अभी से। क्योंकि दोस्तों, अगर आप अभी से तैयारी शुरू नहीं करेंगे तो एलपी सीबी 1 का रिजल्ट आने के बाद 40 से 45 दिन मिलेंगे और उसमें आपको अच्छी खासी तैयारी नहीं कर पाओगे। और वही 2018 के अंदर कई सारे छात्रों ने गलती की थी, जिनको लग रहा था कि उनका सीबी 1 क्लियर नहीं होगा, तो वहां पे 17, 18 नंबर पर सीबी 1 क्लियर हुआ था। और वो लोग, उनके पास पढ़ने का टाइम ज्यादा नहीं बचा था, इसलिए वो जो 40% छात्र जो सीबी 2 के अंदर फेल हो गए थे, डायरेक्ट फेल हो गए थे। ट्रेड की तैयारी नहीं करने के कारण ट्रेड के हल्के में लिया। 35% बाई क्वालिफाइंग मार्क्स लाने अपने को, इसके नंबर जुड़ेंगे नहीं। तो कई सारे छात्रों ने लापरवाही की और पार्ट ए के अंदर अच्छे खासे मार्क्स थे, लेकिन पार्ट बी जो क्वालिफाई करना था वो क्वालिफाई नहीं कर पाए और बाहर हो गए। ऐसे में अगर ओवरऑल बात करें तो 40% छात्र जो है आपके 2018 के अंदर फेल हुए थे। आपके साथ में गलती ना हो, आपको अभी से जो है तैयारी पे शुरू कर लेनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे मार्क्स बताएंगे कि 36 से ऊपर कितने के थे, 26 से ऊपर कितने के, 51 से 56 कितने हैं, 56 से 61 कितने हैं। तो ये जो है सारे कुछ कम्युनिटी वाइज आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे जोन वाइज भी एवरेज मार्क्स जो है प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, जो डाटा जो छात्रों ने दिया है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे अहमदाबाद के जो टोटल छात्र 4,651 हैं, सब छात्रों में से अजमेर के 3,017 है और आपके इलाहाबाद के 4,131 है। ऐसे में अगर एवरेज मार्क्स की अगर बात करें तो देखिए, चेन्नई का जो है एवरेज मार्क्स सबसे कम निकल के आ रहा है। चेन्नई से जो छात्रों ने एग्जाम दिया उनका एवरेज मार्क्स यहाँ पे बहुत ही कम निकल के आ रहा है। इसका मतलब चेन्नई की जो कट ऑफ है वो सबसे डाउन यहाँ पे रहने वाली है, इन जो डाटा है इस एक आधार पे। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो एवरेज मार्क्स जहाँ से निकल के आ रहा है वो आपका देख पा रहे होंगे, मालदा से 35.23 जो है
एवरेज मार्क्स यहाँ पे निकल के आ रहा है, हालांकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं थी। और देखिए एवरेज मार्क्स के हिसाब से आप यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं कि कहाँ की कट ऑफ आपको डाउन देखने को मिलेगी। तो ये जो चार्ट आप देख पा रहे होंगे, जो डाटा देख पा रहे होंगे, इसके आधार पर अभी तक कंक्लूजन ये निकलता है कि चेन्नई की जो कट ऑफ है सबसे डाउन यहाँ पे रहने वाली है। देखिए 24 पॉइंट जो है 98 इसका एवरेज, लगभग 25 मार्क्स आपकी एवरेज इसमें रहा है। बाकी जो है 30-35 के आसपास ही सभी का है, तो कट ऑफ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन यहाँ पे नहीं रहने वाला है। एवरेज मार्क्स आप देख पा रहे होंगे इन सभी में जो डाटा प्रोवाइड करवाया गया उसके आधार पे। तो और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको 3 लाख छात्रों को लगभग पास किया जाएगा। तो CBT 1 क्लियर करना बहुत ही आसान है और यहाँ पे आपको अभी से तैयारी करनी होगी अगर CBT 2 आपको क्रैक करना है अच्छे मार्क्स से, क्योंकि दोस्तों CBT 1 का जो है कहीं भी मार्क्स आपके ऐड वगैरह नहीं होंगे, ओनली क्वालिफाइंग है। CBT 2 का पार्ट ए का जो भाग है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, उसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। 70 और उसका 30 का रेशो रहेगा साइको का, उसके आधार पर मेरिट बनेगी। पार्ट बी क्वालिफाइंग नेचर का है। इन सब के आधार पर अगर आप तैयारी करते हो तो आपका सफल होने के बहुत ज़्यादा चांसेज यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो कट ऑफ आपकी बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाली है, 38-40 जैसा कि मैंने आपको बताया। उसी के आधार पे थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है अलग अलग जोन के हिसाब से, कहीं से थोड़ी सी 2-4 नंबर कम जा सकती है, कहीं से 2-3 नंबर बढ़ भी सकते हैं। तो ये थी दोस्तों डाटा। और अब मैं आपको सैलरी स्लिप के ऊपर बात करते हैं और क्या क्या इनको अलाउंसेज मिलते हैं उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों स्क्रीन पे आप एक सैलरी स्लिप देख पा रहे होंगे, अक्टूबर 2024 की है, लेटेस्ट सैलरी स्लिप आप इसको मान सकते हैं। और भाई की जो ज्वाइनिंग है 2013 की है। आपको कि सर ये तो जो है लोको पायलट की सैलरी स्लिप आप हमें दिखा रहे हैं, लेवल 6 की सैलरी स्लिप है और इनिशियल एलपी जो होता है वो होता है आपका लेवल 2 के अंदर। तो दोस्तों आप लेवल 2 के हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो देखिए इसका जो बेसिक 37,600 रुपये है, लेवल 2 के अंदर आपका जो 19,900 आपका यहाँ पे बेसिक रहेगा। तो इस बेसिक को लगभग आपका जो आधा बेसिक यहाँ पे रहा है। तो इसका मतलब आप सीधा सीधा एक आइडिया लगा सकते हैं कि इसको जो सैलरी मिल रही होगी इस भाई को, इससे लगभग आधी से ज्यादा ही आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। तो यहाँ पे अगर इनकी ग्रोस सैलरी यहाँ पे बनी है 1,05,296 रुपये, तो आपकी लगभग जो है 60,000 के आसपास, 55 से 60,000 रुपये या 50 से 60,000 रुपये के वेरिएशन मान सकते हो, क्योंकि इसमें 10-15,000 का वेरिएशन बना रहेगा। क्योंकि दोस्तों कभी अगर आप किलोमीटर अलाउंस ज्यादा चला लेते हो, मान लो गाड़ी ज्यादा किलोमीटर बना लेते हो, तो उस हिसाब से किलोमीटर अलाउंस आपका ज्यादा बन जाता है। कभी गाड़ी कम चला पाते हो, छुट्टी पर रहते हो, तो उस हिसाब से किलोमीटर अलाउंस आपका कम बनता है। तो इस हिसाब से थोड़ा वेरिएशन रहता है। बाकी 50 से 60,000 के आसपास इनिशियली एलपी को जो है सैलरी यहाँ पे ग्रोस सैलरी मिल जाती है। अब कई कई सारे अलाउंसेज होते हैं, जैसे कि 30% एक्स्ट्रा अलाउंस रनिंग के अंदर मिलता है। ये ओनली आपका ट्रेन मैनेजर और गुड्स इसको एलपी को ही मिलता है। एक तो ये सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा दोस्तों इनको जो डीएनएस अलाउंस होता है ये आपको 30% एक्स्ट्रा मिलता है बेसिक के ऊपर। बेसिक जो होता है इस बेसिक को 130% निकालेंगे, उसके ऊपर आपके सारे भत्ते बड़े हुए मिलेंगे। कहने का मतलब अगर मैं बात करूं तो सारे के सारे भत्ते, चाहे डीएनएस अलाउंस हो, चाहे हाउस रेंट अलाउंस हो, चाहे ट्रांसपोर्ट, कोई से भी अलाउंस है, जो आपको 30% यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलते हैं दूसरे कर्मचारियों से। आपका जो बेसिक ये है इसका अगर 53% निकालेंगे तो बहुत कम आता है, 25,906 नहीं आता। ये इसका जो 130% किया 37,600 का 130%, उसके ऊपर फिर जो है ये आपका डीए वगैरह लगा है। तो इसलिए इनको डीए वगैरह सारा कुछ जो अलाउंसेज है वो सारे के सारे बढ़ जाते हैं। और इनको सेल अलाउंस भी यहाँ पे दिया जाता है, किलोमीटर अलाउंस इनको दिया जाता है, आपके ट्रेन मैनेजर और एलपी को ही मिलता है रनिंग में। सेल अलाउंस इनको मिलता है, एडिशनल अलाउंस भी इनको मिलता है। इसके अलावा दोस्तों अगर ये छुट्टी पे रहते हैं, लीव अलाउंस भी इनको मिलता है। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल, लीव अगर जिस दिन ये छुट्टी पे रहते हैं तो उस दिन भी इनको बेसिक का 1% पर डे के हिसाब से मिलता है। 10 दिन अगर ये छुट्टी लेते हैं तो 10 दिन को इनको जो है अपनी बेसिक का 10%, मतलब 1% करके अपने बेसिक का 10% इनको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि इसका जैसे कि 37,000 के करीब है, तो इनको 3700 रुपये मिल जाएगा अगर ये 10 दिन छुट्टी लेते हैं। तो देख लीजिए छुट्टियों को भी यहाँ पे पैसा मिलता है। ये छुट्टियों का पैसा क्यों मिलता है? क्योंकि दोस्तों ये जो 30% बेसिक का जो है, इनको बेसिक का जो 30% बढ़ाने के बाद में अलाउंसेस तो मिल जाते हैं, लेकिन बेसिक को 30% बढ़ाते हैं, ये 30% इनको मिलता नहीं एक्चुअल में। और ये रनिंग रूम की फैसिलिटी यूज करते हैं, ये रेलवे का कहना है। तो जिस दिन छुट्टी पे रहते हैं उस दिन रेलवे की रनिंग रूम की फैसिलिटी का लाभ नहीं लेते हैं, इसलिए वो जो है 1% इनको पर डे का यहाँ पे लीव अलाउंस के रूप में दिया जाता है। और भी इनको जैसे कि पास पीटीयू की फैसिलिटीज वगैरह रहती है, तो इनका जो ग्रेड होता है उससे एक ग्रेड ऊपर की इनको फैसिलिटी यहाँ पे सारी कुछ देती है रेलवे। बाकी बोनस वगैरह सारी कुछ चीजें वही मिलती है रेलवे कर्मचारी को जो मिलती है। तो ये कुछ एडिशनल अलाउंस इन लोगों को मिलते हैं। बाकी वही कटौती में आपका एनपीएस वगैरह में कटौती रहेगी। और इन भाई की जो है यहाँ पे ग्रोस सैलरी निवास 89,000 बनी है। तो लगभग आपको जैसे कि मैंने बताया, अगर कटकटा के अगर एलपी की मैं इनिशियल बात करूं तो यहाँ पे आपकी 50,000 के आसपास आपको इन हैंड सैलरी मिल जाएगी आराम से एलपी के अंदर। उसके अलावा दोस्तों अगर जितना गाड़ी आप चलाते हो, मान लो 10,000 5,000 जो भी किलोमीटर बनाओगे, आपको 2.5-3 रुपये 3 रुपये के साथ आसपास जो आपको यहाँ पे किलोमीटर अलाउंस दिया जाता है। और जब पैसेंजर में आपका प्रमोशन हो जाता है, जो कि 6-7 साल में आराम से हो जाता है, मैक्सिमम 6 या 7 साल में आपका सभी का जो है लेवल 6 के अंदर प्रमोशन हो जाता है। इन भाई का ज़्यादा टाइम तक इसलिए लगा क्योंकि ये जो है ट्रांसफर लेकर दूसरे जोन में आए थे, इसलिए इनकी सीनियरिटी डाउन हो गई थी, तो फिर से इनको यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगा था। तो यहाँ पे सैलरी के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गई कि कौन कौन से अलाउंस यहाँ पे एलपी को मिलते हैं।
अब देखिए दोस्तों, ग्रुप डी से एलपी ज्वाइन करे या नहीं करे, देखिए दोस्तों कई सारे जैसे कि आपके गैंग में काम कर रहे होंगे भाई लोग, तो वो तो इनिशियली यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं 100%, क्योंकि उनके पास में प्रमोशन के मौके ज़्यादा नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो पॉइंट्समैन वगैरह में काम कर रहे होते हैं, वर्कशॉप में काम कर रहे होते हैं, उनमें बड़ी दुविधा होती है कि वो एलपी ज्वाइन करे या नहीं करे। जब तक एलपी नहीं बनते हैं या रेलवे के ज्वाइन नहीं करते हैं ग्रुप डी के अंदर, तब तक उनको नहीं पता होता है कि एलपी की जो है लाइफ क्या होती है, कैसे इनकी ड्यूटी वगैरह लगती है, कितनी हार्ड जॉब इनकी रहती है। लेकिन रेलवे में आने के बाद में उनको ये पता लग जाता है कि इनकी जो जॉब ऑफ नेचर क्या है। हालांकि पैसा बहुत मिलता है इस पोस्ट पे, लेकिन जॉब ऑफ नेचर क्या है, और उनके पास में दूसरे ऑप्शन भी यहाँ पे रहते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा यहाँ सक पकाते हैं या थोड़ा सा डरते हैं कि यार मैं कहीं और ऑप्शन यहाँ पे चुन लेता हूँ, जैसे सीनियर कलर की पोस्ट हो गई, जेडब्ल्यू की पोस्ट हो गई, और जैसे कि पॉइंट्समैन वगैरह है तो स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर की है, जो कि थोड़ा सा कंपेरिजन दैट एलपी के यहाँ पे कम जो है वर्कलोड वाली पोस्ट आप मान सकते हो। तो इस हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे मौका अगर आपको मिला है तो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, और आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है, आप पॉइंट्समैन वगैरह हैं तो बेशक आपकी जो स्टेशन मास्टर है, ट्रेन मैनेजर, इनकी वैकेंसी जरूर आएगी। तो आप अगर आपको लगता है कि आप उसमें लग सकते हैं, क्योंकि मैं कई सारे ऐसे भाइयों को जानता हूँ जिनका 2-2 3-3 बार एलपी में सिलेक्शन हो गया था लेकिन नहीं गए, तो उनका फाइनली यहाँ पे जेडब्ल्यू में किसी का सिलेक्शन हुआ, किसी का सीनियर क्लर्क में हुआ। अगर आप में खुद पे ट्रस्ट है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। और कुछ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप एलपी में भी ज्वाइन कर लेते हो तो जीडीसी के माध्यम से जो भर्तियां आती है स्टेशन मास्टर, क्लरिकल पोस्ट की, तो उन पे आप जीडीसी की तैयारी करके भी आप जा सकते हो एलपी से भी, क्योंकि एलपी से लेवल 2 की पोस्ट है, इससे ऊपर की जो भी ग्रेड की पोस्ट आएगी जीडीसी में उसका एग्जाम देके आप जा सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको सेल्फ डिसीजन यहाँ पे लेना पड़ेगा। आप खुद रेलवे के अंदर कार्यरत हो तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, आपका एलपी का शेड्यूल वगैरह आप सब कुछ आपको पता है कि क्या कुछ है। अब एलपी में पैसा बहुत है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पे आप जितना गाड़ी चलाओगे उतना ही पैसा आपका यहाँ पे बनेगा, किलोमीटर अलाउंस वगैरह और भी तमाम तरह के भत्ते आपको यहाँ पे मिलते हैं। लेकिन दोस्तों एनसीडब्ल्यू लाइफ आपकी रहने वाली है, शुरू के 10-15 साल जब आप गुड्स तक में रहोगे, असिस्टेंट या गुड्स गार्ड रहोगे, तब गुड्स में आपका जो है लोको पायलट रहोगे, तो लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट यहाँ पे रहती है। अनशेड्यूल जॉब रहती है, कभी भी नाइट में ड्यूटी लग रही है, दिन में लग रही है, अनशेड्यूल टोटली अनशेड्यूल ड्यूटी यहाँ पे रहती है। और अगर जैसे गाड़ी में आप ज़्यादा पैसा कमाने का लालच रखोगे और ज़्यादा गाड़ी चलाओगे तो सेटिंग जॉब आप ज़्यादा करोगे, 25 kV की जो इलेक्ट्रिफिकेशन जो लाइन है उसके नीचे हमेशा वेव रहते हो, तो उस तरह से कई तरह की जो है बीमारियाँ पे शरीर को घेर लेती है। तो ये उस हिसाब से जॉब सूटेबल नहीं है, फैमिली के लिए ज़्यादा टाइम इस पोस्ट पर नहीं रहता है, छुट्टी वगैरह की बहुत मारामारी रहती है, और रेस्ट वगैरह कोई फिक्स नहीं रहता है, आगे पीछे भी हो जाता है। तो इसमें स्टाफ की शॉर्टेज जो है अभी तक चल रही है। हालांकि अभी जो वैकेंसीज वगैरह आएगी तो उस हिसाब से काफ़ी पूर्ति हो जाएगी। फिर भी अगर दोस्तों पैसा आपको बहुत सारा अच्छा खासा कमाना है तो आप इस पोस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको जो फैमिली लाइफ वगैरह है उस पर अगर थोड़ा सा फोकस करना है तो आप दूसरी पोस्ट पर प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि स्टेट जॉब है, टीचर वगैरह, और कई भी जो है अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है वहाँ पर सैलरी भले ही थोड़ी कम हो, लेकिन लाइफ के लिए थोड़ा जो सुकून यहाँ पे रहने वाला रहेगा। तो ये थी दोस्तों तमाम जानकारी। आई जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो आपको अच्छी लगी, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।